हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बायो के फीवर पर आपका वेलकम है। बच्चों, हमने स्टार्ट किया था क्लास 10 बायोलॉजी का एक अध्याय जिसका नाम है बच्चों जैव प्रक्रम। क्या नाम है? जैव प्रक्रम। इसमें हमने पार्ट 1 में बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया बच्चों। जैव प्रक्रम क्या होते हैं, जैव प्रक्रम अनुरक्षण के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आप वीडियो जाके पार्ट 1 को जरूर देखिएगा। आज जो हमारा वीडियो शुरू होगा बच्चों वो होगा पार्ट 2 शुरू होगा। क्या शुरू होगा बच्चों? पार्ट 2 वीडियो शुरू होगा। इसमें आप बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। देखिए, पोषण की अगर बात करें तो पोषण क्या होता है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल के साथ ये एनसीईआरटी समझाती है। जब हम टहलते हैं यानी चलते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं तो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। सिंपल सी बात है। उस स्थिति में भी जब हम कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, जैसे हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम लेटे हुए, उस स्थिति की भी बात कर रहे हैं। आभासी का मतलब आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, यानी कोई काम करते हुए ना दिख रहे हैं, आप चुपचाप बैठे हैं, तो उसको आभासी बोलेंगे। हमारे शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी अगर आप चुपचाप बैठे फिर भी आपकी शरीर को एनर्जी की आवश्यकता होगी। किस लिए? वृद्धि के लिए, विकास के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए आदि में हमें बाहर से भी पदार्थों की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ को हम खाते हैं वह भोजन है। और भोजन से हमें क्या मिलता है बच्चों? पोषण मिलता है। ध्यान रखिएगा। आगे बच्चों डिस्कस करते हैं कि सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो सजीव होते हैं बच्चों वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, आइए देखते हैं इसके बारे में। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, यही टॉपिक है हमारा। सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान है। ठीक है, लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न भिन्न विधियों से होती है। यानी आप कह सकते हैं कि सभी जीवों में जो ऊर्जा तथा पदार्थ की जो सामान्य आवश्यकता समान है, यानी नॉर्मल सबको जिंदा रहने के लिए, लिविंग सजीव रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होगी, लेकिन अलग अलग जीवों में जो भोजन को लेने का तरीका है बच्चों वो अलग अलग होगा। ठीक है, कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये जीव स्वपोषी होते हैं। यानी ध्यान रखेंगे कि कुछ जीव जो अकार्बनिक स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं वे जीव स्वपोषी होते हैं, जिनमें सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु भी आते हैं। अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है ताकि ये जीव के संरक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सकें। इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक यानी एंजाइम का उपयोग करता है, जिन्हें एंजाइम कहते हैं। अतः विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। जंतु तथा कवक इसी प्रकार के विषमपोषी जीवों में शामिल हैं। यानी जो सजीव होते हैं अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, तो देखिए कुछ प्रोसेस होती है जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें जो हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, और वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। अगर हम बात करें विषमपोषी का, तो विषमपोषी जो होते हैं वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो क्या होते हैं बच्चों? इन्हीं स्वपोषियों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, आगे आइए, आगे देखते हैं बच्चों आगे क्या है। आगे स्वपोषी पोषण क्या होता है इसके बारे में डिटेल आपको पढ़ना है। तो देखिए स्वपोषी पोषण क्या होता है, ध्यान समझिएगा। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी हो जाती हैं। जो स्वपोषी जीव होती हैं उनमें कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता जो होती है बच्चों वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी हो जाती है। अब प्रकाश संश्लेषण क्या है? यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। अगर एक लाइन से समझे तो जो पौधे जिस प्रक्रम के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं उसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्राप्त प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, अगले अनुभाग में यानी अगले टॉपिक में आप पढ़ेंगे कि हमने अध्ययन करेंगे कि यह कैसे होता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। यानी जो पौधे भोजन बनाते हैं उनको मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा। यानी जब आवश्यकता होगी तो ये ऊर्जा तब इसका इस्तेमाल होगा। पौधे द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। ठीक है, यानी आप समझ सकते हैं कि जितना भोजन का निर्माण होता है वो सारा का सारा ये पौधे जो होते हैं वो इस्तेमाल कर लेते हैं। आगे देखिए, आगे कहते हैं कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जा सकती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। अब देखिए जैसे आपको 10 मोल की ज़रूरत है एनर्जी की और आपने खाना 20 मोल एनर्जी के बराबर खा लिया तो शरीर में 10 मोल तो एनर्जी कंप्लीट होगी, बची 10 मोल क्या होगी? हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में क्या हो जाती है? संचित हो जाती है। जब आपको
भूख लगती है, खाना अवेलेबल नहीं होता, तो यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूट के आपको एनर्जी देता है। ठीक है, तो आइए एक रिएक्शन है जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से आपको समझना है। ये बच्चों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रकाश संश्लेषण की कहलाती है। यहाँ पे देखिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 अणु पानी का मिल के, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन को बाहर करते हैं और पानी को भी ये छोड़ देते हैं। तो ध्यान रहे, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O क्लोरोफिल और सूर्य की उपस्थिति में मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और साथ में पानी भी निकालते हैं। तो इसी प्रोसेस को बच्चों, ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ये होता है बच्चों प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, जो आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, आगे देखिए इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है। इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। ठीक है, इस दौरान कौन कौन सी घटनाएं होंगी वो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से देखना है। पहला बच्चों है कि क्लोरोफिल द्वारा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, यानी जो क्लोरोफिल होगा, ठीक है, उसको प्रकाश ऊर्जा द्वारा क्या करना, अवशोषित कर लेना। अब दूसरा जो पॉइंट है बच्चों, याद रखिएगा कि प्रकाश ऊर्जा को, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, ठीक है, तथा जल अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के रूप में अपघटन करना। ठीक है, याद रखिएगा। पहला जो है बच्चों, इस प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, क्रिया में क्लोरोफिल द्वारा जो होता है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित यानी सोख लिया जाता है। और दूसरा जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में टूटना, अपघटन का मतलब टूटना होता है। तीसरा जो पॉइंट है बच्चों वो क्या है, ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है, यानी जो कार्बोहाइड्रेट है बच्चों, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कार्बोहाइड्रेट में क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे देखेंगे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि यह आवश्यक नहीं कि ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। उदाहरण के लिए मरुद्भिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। आइए हम देखें कि उपरोक्त अपक्रिया का प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यक है। यदि आप ध्यानपूर्वक एक पत्ती की, ये बच्चों एक्सपेरिमेंट दे रखा है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं जो आपको स्कूलों में लेबोरेटरी में कराया जाएगा। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों पार्ट 2 में फिलहाल इतना ही, आगे हम पार्ट 3 में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। अगर आप अभी तक नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।